चलो now we are moving towards principle of superposition of waves. Principle of superposition of waves. अब मैं ये थर्ड टॉपिक इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक के पहले हमारा एक और टॉपिक है चेंज ऑफ फेज, बट वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है ये मैं अभी आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। नाउ सी, यहां पर हम क्या करेंगे कि ये बोर्ड यानी एक मीडियम, ये बोर्ड यानी एक मीडियम, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ये एक मीडियम है और मैंने मीडियम में एक पॉइंट कंसीडर किया है। मीडियम में मैंने क्या कंसीडर किया हुआ है? पॉइंट कंसीडर किया हुआ है। मान लीजिए एक वेव ट्रैवल करते हुए कहां पहुंच रही है? मीडियम के किसी एक पॉइंट पे, फिर दूसरा वेव फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच रहा है, फिर तीसरा वेव फिर से इसी पॉइंट पे पहुंच रहा है, फिर चौथा वेव फिर से इसी पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? हर इंडिविजुअल वेव मीडियम के किसी एक पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि सारी वेव मीडियम के एक पॉइंट पे गैदर हो रही है। तो ये वेव अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी उस पॉइंट पे जहां पर वो आ रही है। मतलब ये पहला डिस्प्लेसमेंट इस वेव का, ये दूसरा वेव था, इसका डिस्प्लेसमेंट y2 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम y ले रहे, और ये तीसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट y3, ये अपना इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगी। ये चौथा वेव है, ये चौथा वेव यहां पे अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी। इसका क्या मतलब आपने समझा? इसका मतलब साफ है कि हर इंडिविजुअल वेव मीडियम के किसी एक पॉइंट पे आते हुए यहां पर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है इस पॉइंट पे आने के बाद। तो इसका मतलब सारे डिस्प्लेसमेंट इसी एक पॉइंट पे आ गए। तो देयरफॉर इस पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यानी पूरा मिला के डिस्प्लेसमेंट, तो वो हो जाएगा वेक्टर y, यानी कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश डैश डैश। तो हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हमें क्या बता रहा है? हमें ये बताया जा रहा है जब दो या दो से ज्यादा वेव मीडियम के किसी एक पॉइंट पे जब आते हैं, तो वहां पर उस पॉइंट पे हर कोई वेव अपना इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है। हर कोई वेव अपना इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि दो या दो से ज्यादा वेव जब मीडियम के किसी एक पॉइंट पे आती है तो वो अपना रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वहां पे प्रोड्यूस करती है। तो उस पॉइंट का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेव। यानी ये सारे वेव का डिस्प्लेसमेंट जब आप ऐड कर देंगे तो आपको उस पॉइंट का क्या मिलेगा? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखते हुए क्या लिख सकते हैं? व्हेन टू और मोर वेव्स, दो या दो से ज्यादा वेव्स अराइव्स एट ए पॉइंट, मतलब वो एक पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, और ये पॉइंट कहां पे है? मीडियम में है। जब दो या दो से ज्यादा वेव
मीडियम के किसी एक पॉइंट पे पहुंचते हैं तो हर कोई वेव अपना इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट वहां प्रोड्यूस करते उसी पॉइंट पे। ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट। जैसा कि वहां पे वही वेव है, इसलिए वो अपना इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते हैं। देयरफॉर जो इस पॉइंट का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन सारे इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट का एडिशन होगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का एट दैट पॉइंट, ये क्या रहेगा, इज द वेक्टर सम ऑफ all the displacement of the individual wave। मतलब हर वेव का इंडिविजुअल वेव का डिस्प्लेसमेंट जब आप ऐड करेंगे तो उस पॉइंट का क्या बनेगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। एंड दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो मैंने जो आपको बताया ये मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब दो या दो से ज्यादा वेव मीडियम के किसी एक पॉइंट पे पहुंचते हैं तो हर वेव अपना इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे प्रोड्यूस करते हैं, और जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का होगा वो इन सारे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। So this is your principle of superposition of wave। सिंपल भाषा में हमें सिर्फ इतना समझना है कि जैसे कि किसी बस स्टॉप पे कोई एक बस आ रही है, वो भी उसी बस स्टॉप पे आ रही है, दूसरी बस आ रही है, वो भी उसी बस स्टॉप पे आ रही है, तो जितना डिस्टेंस वो बसेस कवर कर रहे हैं उस बस स्टॉप पे आने के बाद उनका डिस्टेंस जो है वो ऐड होगा। उसी प्रकार से जब ये वेव्स एक पॉइंट पे पहुंचेंगी तो इनका भी जो डिस्टेंस यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा, ऐड करेंगे, जिससे आपको उस पॉइंट का मिलेगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ना अब वेव्स इस पॉइंट पे पहुंची तो दो प्रकार से वेव ट्रेवल करती है, एक होता है इन फेज और दूसरा होता है आउट ऑफ फेज। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास दो वेव्स हैं, कितनी वेव्स है आपके पास में, दो वेव्स है, और ये अगर इन फेज अगर पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है आपके पास में दो वेव्स, इन फेज पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है दो वेव्स, इन फेज पहुंच रही है। तो यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर दो वेव्स एक पॉइंट पे पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है, इन फेज अगर पहुंच रही है, तो ये ध्यान में रखना है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा y1 प्लस y2, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा। और अगर यहां पर दो वेव्स अगर आउट ऑफ फेज पहुंचती है, अराइव्स आउट ऑफ फेज, कैसे पहुंच रही है, आउट ऑफ फेज अगर पहुंच रही है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा y1 प्लस एक डिस्प्लेसमेंट होगा आपका नेगेटिव। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर वेव्स इन फेज पहुंचती है तो डिस्प्लेसमेंट का एडिशन होगा, अगर वेव्स आउट ऑफ फेज पहुंचती है तो डिस्प्लेसमेंट में सब्ट्रैक्शन होगा। दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब देखिए, अभी यहां पे आपको मीडियम का एक पॉइंट दिखाई दे रहा है और आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये सारे वेव्स एक ही पॉइंट पे गैदर हो रही है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो उस चेंजेस को हम कहेंगे फिजिकल इफेक्ट। क्या कहेंगे हम उसको, फिजिकल इफेक्ट। तो जो फिजिकल इफेक्ट इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होगा, द फिजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू
किसकी वजह से? सारे वेव्स का एक जगह पे आने की वजह से, यानी सुपरपोजिशन की वजह से। फिजिकल इफेक्ट कहां पे प्रोड्यूस होगा? मीडियम के पॉइंट पे प्रोड्यूस होगा। किसकी वजह से? वेव्स के गैदर होने की वजह से, मतलब सुपरपोजिशन की वजह से। तो उसी फिजिकल इफेक्ट को हम कहेंगे इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। हम क्या कहेंगे उसको? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ठीक है, तो यहां पर मैं अभी आपको फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स, ठीक है, मान लीजिए आपके पास में दो साउंड वेव्स हैं। दो साउंड वेव्स हैं। पहला साउंड वेव, ठीक है, ये दो साउंड वेव्स हैं। ये उसका कॉम्प्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये कॉम्प्रेशन। ये आपका फर्स्ट वेव, ठीक है, ये इधर ट्रेवल कर रहा है। दूसरा वेव है आपके पास में, ये इसका कॉम्प्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये फिर से कॉम्प्रेशन। ये सेकंड वेव है आपका, ठीक है, और ये दोनों वेव मीडियम के किसी एक पॉइंट पे ट्रेवल कर रहा है। तो उस समय पे क्या होगा? अगर दो साउंड वेव्स इन फेज है, दो साउंड वेव्स कैसे हैं? इन फेज, जो मैं यहां पर लिख चुका हूं। तो आपको क्या दिख रहा है? पहले साउंड वेव का कंप्रेशन दूसरे साउंड वेव के कंप्रेशन के साथ कोइंसाइड हो रहा है। पहले वेव का रेयरफैक्शन दूसरे वेव के रेयरफैक्शन के साथ कोइंसाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? जब दो साउंड वेव्स इन फेज किसी एक पॉइंट पे पहुंचती है तो कंप्रेशन के साथ कोइंसाइड होगा, रेयरफैक्शन के साथ कोइंसाइड होगा, और जिसकी वजह से यहां पर क्या बढ़ेगा? यहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, और यहां पर जो कंप्रेशन जो है दोनों का ऐड होगा, वैसे ही रेयरफैक्शन दोनों का ऐड होगा, वैसे ही फिर से कंप्रेशन ऐड होगा, यानी यहां डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, जो मैंने यहां पे प्लस करके दिखाया। मतलब ये है कि अगर दो साउंड वेव्स इन फेज पहुंचते हैं तो उनका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है। तो हम उस इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं हम इसको? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दो साउंड वेव्स इन फेज पहुंचती है तो कंप्रेशन कोइंसाइड होगा, रेयरफैक्शन कोइंसाइड होगा, उससे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। तो हम उस इंटरफेरेंस को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड फाइनली इसके बाद में मान लीजिए आपके पास में दो साउंड वेव्स है। कितनी साउंड वेव्स है? फिर से दो साउंड वेव्स है, और वो कैसे पहुंच रही है? आउट ऑफ फेज पहुंच रही है। अब कैसे पहुंच रही है? आउट ऑफ फेज पहुंच रही है। तो ये मैं यहां पर फर्स्ट, ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन, ठीक है, ये सेकंड वेव है। यहां पर रेयरफैक्शन, फिर रेयरफैक्शन की जगह कंप्रेशन आ गया, ठीक है, और यहां पर कंप्रेशन की जगह फिर से रेयरफैक्शन। मतलब आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? जब दो साउंड वेव्स आउट ऑफ फेज पहुंच रही है तो पहले वेव का कंप्रेशन दूसरे वेव के रेयरफैक्शन के साथ, और पहले वेव का रेयरफैक्शन दूसरे वेव के कंप्रेशन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, और ये दोनों वेव कहां ट्रेवल कर रही है? मीडियम के एक पॉइंट पे, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है यहां पर ये डिक्रीज हुआ। मतलब इस पॉइंट पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। जब आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो जाता है तब हम उस इंटरफेरेंस को कहते हैं
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं हम इसको? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, मतलब अगर दो साउंड वेव्स इन फेस पहुंचती है मीडियम के किसी पॉइंट पे तो डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा, इंटरफेरेंस कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर दो साउंड वेव्स आउट ऑफ फेस पहुंचती है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से हम उसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड दिस इज योर टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ